एक छोटे से गांव में अजय नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया। उसके पास ना कोई सहारा था, ना ही उसके पिताजी की कोई जमीन। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था जो गांव में बाढ़ आने से बह गई। गांव का जमींदार वीरेंद्र बहुत दयालु था। उसने अजय पर तरस खाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए एक अलग झोपड़ी दे दी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब अजय बड़ा हो चुका था और आज भी वह जमींदार के यहाँ काम करता था। जमींदार भी उस पर बहुत भरोसा करता था। अजय बेटे, तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तुम्हारी उम्र हो गई है। तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारा आधा काम वह संभाल लेगी। तुम्हारा घर बार, खाना पीना सब सध जाएगा। और मेरी भी अब उम्र हो चली है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। मेरे सामने तुम्हारी शादी हो जाए तो मेरा मन भी निश्चिंत हो जाएगा। अरे सेठ जी, ऐसा क्यों कहते हो आप? आपको मेरी उम्र भी लग जाए, आपके सिवा मेरा है ही कौन यहाँ? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर अब तक आपने ही मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। आपका उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं अनाथ की तरह गली गली भटक रहा होता। आपने मुझे इंसान बनाया, ये जीवन ही आपकी देन है। उपकार की बातें छोड़ो अजय, बताओ शादी करोगे? लड़की मैं ही देखूं या तुम्हारे मन में कोई है? नहीं सेठ जी, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वही करिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं। आप जो निर्णय लेंगे वही उचित होगा और मेरे भले के लिए होगा। अब आप ही मेरे पिता समान हो। अच्छा भाई, ठीक है। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है, संस्कार वाली, घर गृहस्थी संभालने वाली। और हां, शादी के खर्चे की चिंता मत करना, वह जिम्मेदारी मेरी हुई। आखिर पिता का दर्जा दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। वीरेंद्र का एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल था। राहुल ये सारी बातें सुन लेता है और गुस्से से अपने पिताजी के पास जाकर कहता है, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या जरूरत है अजय की शादी का खर्च उठाने की? यह मत भूलिए कि वह हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है, ऐसे तो वह सिर पर चढ़ जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसा देंगे तो उसे आदत लग जाएगी। बचपन से आज तक वह हमारे ही पैसों पर पलता आया है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। आपने क्या उसका ठेका ले रखा है क्या? जुबान संभाल कर बात करो राहुल। वह मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है। यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी संपत्ति। मैं जो चाहूं वह करूंगा। तुम मुझे यह मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। पिताजी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका असली बेटा हूं, वो फटीचर अजय नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात है? आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाए। सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, बाहर से सीधे, अंदर से चालाक। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। अपने और पराये की बात तुम करो ही मत। मुझे अच्छे से पता है कौन अपना है और कौन पराया। पहले जब मैं बहुत बीमार था तब कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन? तब अजय ने मेरी कितनी सेवा की, दिन रात मेरी देखभाल की। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसकी वजह से। तुमने तो मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। तुम अपने नशे और जुए में डूबे रहते थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बोलो। और यहां आकर अपने पराये का भाषण दे रहे हो? चले जाओ यहां से, मुझे और भड़काओ मत। लगता है उसने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए आप अपने बेटे से ज्यादा उस 2 कौड़ी नौकर की तरफदारी कर रहे हैं। आपकी उम्र भी तो हो चली है। आपकी उम्र में आदमी सतिया जाता है। अभी एक काम कीजिए, सारा हिसाब किताब मुझे दे दीजिए, नहीं तो आप इसी तरह से सब पैसे लुटा देंगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तुम्हारे हाथ में हिसाब किताब देकर मुझे अपना नाम खराब नहीं करना है। ये दौलत मैंने बहुत मेहनत और ईमानदारी से कमाई है। समाज में मेरी इज्जत है,
और तुम अपनी हरकतों से उस इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहते हो। अगर तुम्हें हिसाब किताब चाहिए तो पहले उस लायक बनकर आओ, जिम्मेदारी ईमानदारी सीखो, फिर बात करेंगे। कभी कभी सोचता हूँ काश भगवान ने मुझे अजय जैसा बेटा दिया होता तो शायद ये दिन देखने न पड़ते। राहुल गुस्से में बाहर निकलता है। ये फटीचर अजय अब तो हद कर दी। 2 टके का नौकर बनकर मेरे बाप का दामाद बनने की सोच रहा है और पिताजी है कि उसकी हर बात मानते हैं जैसे वही उनका सब कुछ हो। अपना ही खून होकर मैं पराया हो गया क्या? जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो भला क्या करे? मेरा बाप होकर मेरी जगह उस मनहूस की तरफदारी कर रहा है। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वक्त आने दो, दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद करेंगे। अजय समझता है कि अब घर का मालिक वही है, पर असली मालिक मैं हूं, राहुल। कुछ महीने बाद वीरेंद्र अजय की शादी धूमधाम से करवा देते हैं। सचमुच सीमा, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। अब तक मैं अपने सारे काम खुद करता था, खाना पकाना, कपड़े धोना। अब सब तुम संभाल लेती हो। तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई है। पहले तो यह घर बस 4 दीवारों का था, अब लगता है इसमें जान आ गई है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे और फिर मालिक ने ही मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरे लिए जो किया है वह शब्दों में नहीं कह सकता। उनका उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उनकी वजह से। मालिक मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वीरेंद्र चाचा सच में बहुत नेक इंसान है। जिसने आपको इतना सहारा दिया, उसकी इज्जत करना तो हमारा धर्म होना चाहिए। हाँ सीमा, तुम भी यह बात हमेशा याद रखना। मालिक के मान सम्मान में कभी कोई कमी मत रखना। उनका आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी चाहती हूँ कि हमारे घर में हमेशा उनका सम्मान सबसे पहले रहे। पिताजी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए अभी। इतने पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? वह मैं आपको नहीं बता सकता, बस आप मुझे दे दीजिए। समझ गया। फिर वही जुआ, वही नशा, वही पुराने दोस्त। राहुल, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। ये रास्ता सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाता है। तुम्हारी जिंदगी का यही हाल रहा तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मैंने आपसे रुपए मांगे हैं, उपदेश नहीं। मेरी जो मर्जी मैं करूं। आखिर ये सब पैसे मेरे ही तो हैं। मैं ही आपकी संपत्ति का अकेला वारिस हूं। जहां मन होगा वहां खर्च करूंगा। आप अपनी सलाह अपने पास रखिए और पैसे दीजिए। बदतमीज, अपने पिता से ऐसे बात करते हैं? दिन ब दिन तुम बिगड़ते जा रहे हो। अगर किसी अच्छे काम के लिए मांगते तो मैं पैसे दे भी देता, लेकिन अब मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये धन मैंने पसीने की कमाई से जोड़ा है, जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं। निकल जाओ मेरी नजरों से। अच्छा, मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं और उस फटीचर अजय की शादी पर उड़ाने के लिए बहुत पैसे हैं। आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। एक बार और सोच लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। धमकी देता है अपने बाप को? कौन से पैसे तुम्हारे हैं? तुमने आज तक फूटी कौड़ी नहीं कमाई। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें हर सुख सुविधा दी। शायद यही मेरी गलती है जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। निकल जाओ यहां से। राहुल गुस्से से निकल जाता है। कुछ देर बाद अजय चिंतित होकर कमरे में आता है। मालिक, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ? क्या बताऊं बेटे, राहुल ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दिन ब दिन वह हाथ से निकलता जा रहा है। नशा, जुआ, उसे सही गलत का फर्क तक नहीं रहा। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। मालिक, आप ज्यादा परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आप राहुल भाई से प्यार से बात करके उन्हें समझाइए। वह अंदर से बुरे नहीं हैं। नहीं अजय बेटे, तुम नहीं जानते। अब बात हाथ से निकल चुकी है। वह सिर्फ बातों से नहीं मानेगा। शायद मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। मैं भी देखता हूं मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब तो लगता है ये घर मुझसे छिन रहा है।
पिताजी उस अजय को बेटे जैसा मानने लगे हैं। आज नहीं तो कल सब उस फटीचर के नाम कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां भी घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। पैसा चाहिए तो किसी भी हद तक जाऊंगा, कोई देखे या ना देखे, पर मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। अब खेल असली शुरू होगा। अजय, तैयार रहो। सीमा, जल्दी से मुझे खाना दे दो, मुझे देर हो रही है, खेत में जाना है, बहुत काम पड़ा है। सीमा सुरेश को खाना देती है। सुरेश खाना खाने के बाद खेत में काम करने के लिए चला जाता है। अगले दिन वीरेंद्र की तिजोरी से पैसे चोरी हो जाते हैं। वीरेंद्र परेशान है। सारे आदमियों से पूछताछ होती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। तभी राहुल अंदर आता है। पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? कुछ गंभीर बात लगती है। बेटा, तिजोरी से रुपये चोरी हो गए हैं। बहुत ढूंढा, सबसे पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं। समझ नहीं आ रहा किसने लिए होंगे। क्या तिजोरी से रुपये चोरी हो गए? पिताजी, इसमें सोचने की क्या बात है? चोर और कौन हो सकता है? अजय ही होगा। जरूर वही पैसे ले गया है। राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? अजय पर इल्जाम मत लगाओ। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। यही तो आपकी सबसे बड़ी भूल है पिताजी। आप उसे भगवान की तरह मानते हो, लेकिन असलियत में वो सिर्फ एक नौकर है। भरोसे के काबिल नहीं है। चोरी उसी ने की है। सबूत ही तो है पिताजी। कितनी बार आपने खुद तिजोरी की चाबी अजय को थमा दी थी। वो दिखावा करता है भोलेपन का, लेकिन उसकी नजर हमेशा से हमारे पैसों पर थी। यही मौका देखकर उसने हाथ साफ कर दिया। तभी अजय वहां आता है। मालिक, सब लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हैं? क्या कोई बड़ी बात हो गई है? वहां अजय, हिम्मत तो देखो तुम्हारी। चोरी करने के बाद मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। ऊपर से पूछ रहे हो क्या हुआ है। चोरी? और मैं? हे भगवान! मालिक, ये छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने तो कभी सपने में भी ऐसा पाप नहीं सोचा। अरे भोले मत बनो अजय, सीधा सीधा सच बताओ। वो पैसे कहां छुपाए हैं, वरना अभी यही सबके सामने निकालवाऊंगा। मालिक, आप ही कहिए, क्या मैंने कभी आपके साथ धोखा किया? मैंने हमेशा आपकी सेवा की है, वफादारी से काम किया है। मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? बस करो। मुंह खोलकर झूठ बोलने की भी हद होती है। अगर तुमने चोरी नहीं की तो पैसे कहां गए? बोलो। बस राहुल, अब और नहीं। कब से तुम अजय को भला बुरा कह रहे हो? एक सीमा होती है। मैं तुम्हारे मुंह से और एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। पिताजी, आप अपने बेटे की जगह एक नौकर का पक्ष ले रहे हो। आप समझ क्यों नहीं रहे? ये अजय एक नंबर का धोखेबाज है। उसने आपको अपने मीठे शब्दों और झूठी ईमानदारी से फंसा लिया है। आप सच्चाई देख ही नहीं पा रहे। मुझे अजय पर भरोसा है, और वो भरोसा किसी भी हालत में नहीं टूट सकता। तो ठीक है पिताजी, अगर आप मानते हो कि मैं गलत हूं, तो अजय के घर की तलाशी लीजिए। वहीं से असली सच सामने आ जाएगा। राहुल, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने ही नौकर पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। मुझे तो लगता है चोरी तुमने ही की है। क्या आप अपने बेटे पर शक कर रहे हैं? अपने बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं और इस नौकर पर भरोसा कर रहे हो? हाँ राहुल, इस वक्त मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अच्छा, तो फिर मेरे कमरे की तलाशी लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसके बाद अजय के घर की भी तलाशी जरूर ली जाएगी। तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राहुल के कमरे की तलाशी ली जाती है। वहां पैसे नहीं मिलते। फिर अजय के घर की तलाशी होती है। मालिक, ये देखिए, पैसे तो अजय के बिस्तर के नीचे रखे हुए थे। सभी दंग रह जाते हैं। अजय सन्न रह जाता है। देखा पिताजी, मैं कब से कह रहा था कि चोरी अजय ने की है। अब तो सबूत भी सामने आ गया है। मालिक, मैं कसम खाकर कहता हूं, ये पैसे मेरे घर कैसे आए मुझे पता ही नहीं। मैंने चोरी नहीं की, किसी ने मुझे फंसाया है। वीरेंद्र गहरी चुप्पी में नजरें झुका लेते हैं। पिताजी,
अब और सबूत की जरूरत है? गुनाह सबके सामने है, इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। नहीं, पुलिस को नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन पिताजी, ऐसे कैसे? जिसने आपको धोखा दिया उसे छोड़ देंगे? मैंने कह दिया ना, पुलिस को नहीं बुलाया जाएगा। अब इस बात पर और बहस मत करो। मालिक, आप मुझे एक बार अपने दिल से पुकार कर देखिए। क्या आपका दिल मुझे एक चोर मानता है? अगर आप भी मुझसे उठ जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। क्या मैंने आपकी सेवा नहीं की? खबरदार, मेरी इजाजत के बिना मेरे पिताजी के घर के आसपास भी मत घूमना। नजर उठाने की भूल की तो तुझे सजा मिल जाएगी, समझ गया? शुक्र मना कि पिताजी ने कानून नहीं लगाया, वरना तेरी औकात कुछ और होती। वीरेंद्र बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। सीमा, आज मैंने अपने भगवान समान मालिक का दिल टूटते देखा। उनके मन में मेरे लिए जो श्रद्धा थी वो सब चकनाचूर हो गई। मैं सोचता हूं कि वो अंदर से कैसे टूट रहे होंगे। मेरे लिए उनका दुख सहन से बाहर है। अरे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है अजय। मैंने पहले ही कहा था, किसी ने तुम्हें फंसाने की साजिश की है। हमारे घर में पैसे कैसे आए ये हम नहीं जानते। पर सीमा, मैंने अपने मालिक की सेवा की है। मैंने लंबे समय तक उनकी ईमानदारी से सहायता की। क्या अब वो भी मुझे चोर मान लेंगे? क्या मेरे लिए अब इस गांव में कोई जगह बची है? मेरा सर शर्म से झुकता है। तुम सुनो, अभी उस समय उनका सामना करना ठीक नहीं है। तुमने देखा कि जब तुमने कुछ कहा तो किसी ने तुम्हें नहीं सुना। यहाँ तक कि वीरेंद्र चाचा भी बोलकर चले गए। उनका भरोसा हिल गया है। अगर अभी तुम वहां जाओगे तो सिर्फ और बदनामी होगी। अजय सीमा की बात मान लेता है और सारे गांव में यह बात फैल जाती है कि सुरेश ने धनी राम के घर से पैसे चुराया है। सारे गांव वाले सुरेश को देखकर बातें बनाने लगते हैं। सुरेश को लोगों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। अजय वीरेंद्र की एक झलक देखने के लिए घंटों तक उसके घर के बाहर खड़ा रहता है, क्योंकि उस दिन से वीरेंद्र ने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुनिए जी, घर का राशन लगभग खत्म हो गया है। आटा बस 2 दिन का ही बचा है। दाल, तेल और सब्जी भी खत्म होने को आई है। अब आप अपने मालिक के भरोसे और कितने दिन बैठे रहेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि अब वह आपको काम पर बुलाएंगे। क्या घर का राशन खत्म होने को आया है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब बता रही हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ इंतजाम करता। कैसे बताती? आप दिन रात सोच में डूबे रहते हो। मालिक की नाराजगी, गांव वालों की बातें, सब कुछ आपके चेहरे पर साफ झलकता है। ना आप ठीक से खाते हो, ना सोते हो। मुझे लगा अगर यह बोझ भी आपके सिर पर डाल दूंगी तो आप और टूट जाओगे। हाँ, सही कहती हो तुम। लेकिन बताओ, मैं करूं तो क्या करूं? मालिक का गुस्सा मुझे चैन नहीं लेने देता। गांव वालों की बातें, हर कोई मुझे चोर समझता है। हर कदम पर ताने मिलते हैं। ये सब मेरे दिल पर पहाड़ जैसा बोझ डाल रहे हैं। आपने जितना सह लिया काफी है। मेरी मानिए, उस पुरानी बात को अब भूल जाइए और आगे बढ़िए। हमें घर चलाना है। इज्जत की लड़ाई भी हम बाद में लड़ लेंगे, लेकिन अभी रोटी की लड़ाई जरूरी है। आप गांव में और कहीं काम देख लीजिए। खेत खलिहान, मजदूरी, लकड़ी काटने, कुछ भी, अभी कुछ भी करना पड़ेगा। नहीं तो सचमुच भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। ठीक है, तुम्हारी बात सही है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी गांव निकलता हूँ। शायद किसी के पास कोई काम मिल जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। बस यही हिम्मत चाहिए। काम छोटा बड़ा नहीं होता, इरादे बड़े होने चाहिए। आप जाओ और याद रखो, मैं हर हाल में आपके साथ खड़ी हूँ। सीमा, तुम्हारा सहारा ही मुझे जिंदा रखे हुए है। अजय काम ढूंढने के लिए गांव में निकल जाता है। राम राम भैया, मैं काम की तलाश में हूँ। मुझे काम की बहुत जरूरत है। घर की हालत बहुत खराब है। क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? बड़ी मेहरबानी होगी। तू वही चोर अजय है ना, जिसने वीरेंद्र के यहाँ चोरी की थी? मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। क्या पता कल को तू मेरी दुकान भी चुरा ले। निकल यहाँ से। अजय दुखी होकर वहां से चला जाता है। नमस्ते सेठ जी, मैं काम की तलाश में हूँ।
बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। घर की हालत बहुत खराब है। अगर आप कोई काम दे दें तो मैं तहे दिल से आपकी सेवा करूंगा। ठीक है भाई अजय, कल से तुम काम पर आ जाना। वैसे भी मेरे यहाँ काफी काम पड़ा है और मुझे 3-4 आदमियों की जरूरत है। मेहनती लगते हो तुम। सेठ जी, आप सच में बहुत बड़े दिल के इंसान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता मेरे घर की हालत कितनी खराब थी। अगर आपने मुझे काम पर रख लिया तो मैं जी जान लगाकर मेहनत करूंगा। मैं कल सुबह सबसे पहले आ जाऊंगा। तभी सेठ की पत्नी आकर बीच में तेज आवाज में बोल पड़ती है। ये आप क्या कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है इस आदमी को काम पर रखने की। आपको पता नहीं है ये कौन है? पूरे गांव में इसकी चर्चा हो रही है। चोरी करने वाले को आप अपने घर काम देंगे? आप भूल गए क्या? वीरेंद्र भाई ने भी इसे पाला पोसा, अपने बेटे की तरह रखा, यहाँ तक कि शादी भी करवाई। और बदले में इसने क्या किया? बेईमानी और धोखा। आपको लगता है ये आपके साथ ईमानदारी से काम करेगा? आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। लोग अच्छेपन का फायदा उठाते हैं। अगर आपने इसे काम पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं साफ कह रही हूँ, ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। भाग्यवान, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मैं तो बस एक गरीब की मदद करना चाहता था, पर अगर तुम्हें आपत्ति है तो मैं इसे काम पर नहीं रखूंगा। अजय भाई, मैं तुम्हें काम देना चाहता था, लेकिन घर में झगड़ा नहीं चाहता। मेरी मजबूरी समझो, तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। ठीक है सेठ जी, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है कि जहां भी जाऊं मुझे ठुकरा दिया जाता है, लेकिन फिर भी धन्यवाद। आपने कम से कम मेरी बात तो सुनी। अजय भारी मन से वहां से चला जाता है। तभी वीरेंद्र उसे किसी से बात करते हुए दिखता है। अजय वीरेंद्र को देख बहुत खुश हो जाता है और उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन वीरेंद्र उसे अनदेखा कर वहां से चला जाता है। अजय को बहुत बुरा लगता है। वह निराश हो जाता है और वहां से चला जाता है। इधर अजय की पत्नी सीमा को भी गांव की औरतें ताना मारती हैं। अरे देखो देखो, ये उस अजय की पत्नी है ना? मैंने तो सुना है दोनों पति पत्नी की मिली भगत है, जो वीरेंद्र जैसे अच्छे आदमी को अच्छा फंसा के रखा था इन दोनों ने। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन तक नहीं छुपती। इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है। इनके घर पर नगद रुपए मिले हैं। सीमा को उनकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह घर चली जाती है। क्या हुआ जी? आप तो काम देखने गए थे ना? कोई काम मिला? कुछ तो खबर बताइए। देखा था, लेकिन वहां काम नहीं था। लोग मुझे देखकर ही शक कर देते हैं। कल फिर कोशिश करूंगा। और तुम सब्जी लेने गई थी ना? सब्जी तो दिख ही नहीं रही, क्या हुआ? जी, दाम बहुत बढ़ गए थे। मैंने सोचा इतना खर्च करने की बजाय दाल चावल ही बना दूं। वैसे भी हमारे पास बहुत पैसे नहीं बचे हैं। समझ गया, तुमने सही किया। सीमा, अभी हमारी हालत ऐसी है कि थोड़ा भी खर्च सोच समझ कर करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से उनकी बातें छुपाते हैं। कितनी मुश्किलें हैं, लेकिन मुझे हार नहीं माननी। कल फिर कोशिश करूंगा। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। चलो, हम दोनों मिलकर सब सह लेंगे। अरे अजय, जल्दी से सुनो। सेठ प्रताप सिंह ने आज ही तुम्हें काम पर बुलाया है। तुम कल से नहीं, आज से ही शुरू कर सकते हो। जल्दी तैयार हो जाओ, कहीं देर ना हो जाए। क्या सच में? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। आखिर मुझे काम मिल गया। मैं मेहनत करके दिखाऊंगा कि मेरी ईमानदारी और लगन कभी बेकार नहीं जाती। वाह अजय, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। अब हमें कम से कम रोज की चिंता नहीं रहेगी। सीमा, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। देर नहीं करनी चाहिए, सेठ जी इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अजय, तुम तो सुबह से कुछ नहीं खाए। कम से कम थोड़ा खाना खाकर ही जाओ। वो सब बाद में। सीमा, जब फुर्सत मिलेगी मैं दोपहर में वापस आकर खाना खा लूंगा। अभी मुझे तुरंत जाना है, नहीं तो सेठ जी को बुरा लगेगा। तुम अपना ख्याल रखना और खाना खा लेना। पता नहीं, मुझे देर भी हो सकती है। ठीक है अजय, तुम जाओ। जैसे ही फुर्सत मिले खाना खाने वापस आ जाना। ध्यान रखना। अजय खुशी उत्साह से घर से निकलता है। प्रताप सिंह के पास मजदूरी करने के बाद, ये लो भाई अजय, तुम्हारी आज की मजदूरी। ईमानदारी से काम किया, उसका फल मिलता है। कल से ध्यान रखना, वक्त पर आया करो, काम से कोई समझौता मत करियो।
बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपने मेरी बड़ी मदद की है। आप नहीं जानते मेरे घर की हालत कितनी खराब थी। अगर आज आपने काम न दिया होता तो सोचकर ही डर लगता था। तुम मेहनत करो, सच्चाई साथ रखो। लोग मेहनत करने वाले की कद्र करते हैं। आज तुमने अच्छा किया, बस आगे भी ऐसा ही रहना। जी सेठ जी, मैं वादा करता हूँ मैं पूरी लगन से काम करूंगा। अभी मैं चलता हूँ, कल सुबह वक्त पर आकर काम शुरू कर दूंगा। सेठ प्रताप सिंह वीरेंद्र से मिलने जाता है। मैंने आज अजय को काम पर लगा दिया और उसे मजदूरी भी दे दी। तुम्हारी बात का ही असर रहा कि मैं उसकी मदद कर सका। अच्छा किया तुमने। ऐसे वक्त में किसी की मदद करना ही इंसानियत है। मैंने हमेशा माना है कि समाज का दायित्व है कमजोरों का सहारा बनना। तुम्हारी बातों ने मुझे हिम्मत दी। तुम्हारे कहने पर मेरी पत्नी को भी समझा पाया था, वरना वह बहुत शक करती रहती। दोस्ती का यही मतलब है, जब भी जरूरत हो इंसान की मदद कर देनी चाहिए। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, पर असल में तुमने सही काम किया। नहीं नहीं मित्र, मैं शुक्रिया कहता हूँ। हमने मिलकर एक इंसान की जिंदगी बदल दी है। ये बात गांव के लिए भी मिसाल बनेगी। अच्छा तो ये बात है कि सेठ के यहाँ अजय को काम मिल गया। हाँ, मुझे पता चल गया वही चोर, वही फटेहाल आदमी जो हमारी इज्जत पर आंच डाल रहा था। लेकिन राहुल जी, ऐसा करने से क्या फायदा होगा? अगर पकड़े गए तो बवाल बढ़ेगा। लोग क्या कहेंगे? डरने की बात क्या है? हमने पहले भी पिताजी के कमरे से पैसे चुराए थे और किसी ने कुछ नहीं जाना। उसी तरह बेझिझक सेठानी का हार चुरा लो। मौका पड़ते ही हार अजय के घर पर रख देना। सबूत उसके खिलाफ बनने चाहिए। सुबह जब सेठानी पूजा में व्यस्त होंगी या बाजार में जाएंगी, तभी मौका मिलेगा। तुम जाकर पीछे के दरवाजे से किचन के पास छिप जाओ और जैसे ही मौका मिले हार ले आओ। उसे अपने कमरे में छुपा देना ताकि गांव में अफवाह उड़े कि वही चोरी करने वाला था। अगर सेठ कुछ पहचान ले तो? उसका नौकर पहचान ले तो? नौकर को मैं जानता हूं। उसने पहले भी हमारे बारे में कुछ छिपाया था। उसको थोड़ा डराना धमकाना ठीक रहेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं सब कुछ उल्टा भी कर दूंगा। मुझे बस ये चाहिए कि अजय का नाम खराब हो, वो भूखा प्यासा रहे और उसका जीना मुश्किल हो। तभी मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। समझ गया? मौका मत चुकाना। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही एक बार और कर दो। इस बार अंजाम बड़ा होने वाला है। वीरेंद्र यह सब सुन लेता है। राहुल, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम मेरी शान हो, मेरा गर्व हो, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं गलत था। तुम इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इंसानियत को दांव पर लगाकर तुमने क्या पाया? उस बेचारे अजय ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेहनतकश इंसान है वो, जिसने दिन रात पसीना बहाकर अपनी रोटी कमाई, और तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। मैंने सोचा था कि शायद वक्त के साथ तुम बदल जाओगे, सुधर जाओगे, लेकिन नहीं। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर इंसानियत बची ही नहीं। तुमने अपने ही घर में चोरी की और इल्जाम उस बेचारे पर मढ़ दिया। सोचा था सच कभी बाहर नहीं आएगा, पर भगवान सब देखता है। अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा और सारे गांव वालों को बताऊंगा कि तुमने किस तरह अजय को फंसाया। कल पूरे गांव के सामने तुम्हारा सच उजागर होगा। राहुल सिर झुकाकर बेजान सा खड़ा रहता है। अगले दिन वीरेंद्र सारे गांव वालों को अपने बेटे की सच्चाई बताता है और उसके बेटे की वजह से अजय को जो झेलना पड़ा, उसके लिए वीरेंद्र उसे अपनी 10 एकड़ की जमीन अजय के नाम करता है, ताकि उसे कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े, और उसका नौकर भी डर के मारे सच बता देता है। पुलिस भी बुलाई जाती है और राहुल और उसके नौकर को गिरफ्तार करके ले जाती है। सीमा, देखो, भगवान ने हमें आखिरकार न्याय दिलाया। अब हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अजय, ये सब तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का फल है। भगवान ने हमारे साथ कभी अन्याय नहीं किया, बस समय लिया। आज पहली बार एहसास हुआ कि इज्जत और मेहनत कभी हार नहीं सकती। भगवान का लाख लाख धन्यवाद, और वीरेंद्र जी का भी, जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन हमेशा मीठा मिलता है। झूठ और साजिश चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।